गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम 10th क्लास की पॉलिटिकल के पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम वहाँ 4 चैप्टर हैं हिस्ट्री के, वो कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद अब हम पॉलिटिकल के पार्ट को यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ मैंने एक चैप्टर को छोड़ दिया है। उसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ, कहीं आप कुछ कमेंट करो कि हिस्ट्री का 5वां चैप्टर नहीं करवाया गया है। स्कूल ओपन होने के विषय में अभी कुछ नहीं कह सकते कि कब होंगे, जुलाई के एंडिंग में होंगे या फिर अगस्त में होंगे, किस तरह से होंगे। स्वाभाविक है, अगर इतने लंबे समय के बाद अगर स्कूल ओपन होंगे तो सिलेबस को कम किया जाएगा। हो सकता है वहां से एक चैप्टर को कम कर दिया जाए, तो इस वजह से मैं उस चैप्टर को वहां से छोड़ चुका हूँ। जरूरत पड़ी तो उसको करवा दिया जाएगा। तो यहाँ हम एक चैप्टर की, एक नए अध्याय की, एक नए पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी शासन व्यवस्था के विषय में बात कर रहा है यहाँ पे। जो आज की आपको शासन व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं, चाहे वो केंद्र हो, राज्य हो, स्थानीय हो, या फिर उनके कानून निर्माण की जो निर्मात्री संस्थाएं रही हैं जो आप पहले पढ़ के आए हो, और वो कौन सी, चाहे विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तो यहाँ उनके विषय में यहाँ बात की गई है, क्योंकि सत्ता है एक अंक तक सीमित नहीं है। एक अंक कार्यपालिका तक नहीं है, न्यायपालिका तक नहीं है, विधान पालिका तक नहीं है, या जो बात करें तो केंद्र सरकार तक नहीं है, राज्य सरकारों तक नहीं है। तो यहाँ क्या होगी, साझेदारी होगी। सभी मिलकर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो बात यहाँ कही गई है। तो उसमें कहा है कि एक अंक तक सीमित नहीं है, चाहे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो इनके बीच सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना बहुत जरूरी है। केंद्रीकरण की बात आती है, मैं यहाँ बात करूं तो सारी पावर और शक्तियां जो क्या है किसी एक संस्था, एक संगठन, एक व्यक्ति के हाथों में होती है। वो उसका संचालन करता है, वो केंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण में शक्ति और जो पावर है या निर्णय लेने की शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों को दी जा सकती हैं। तो वो विकेंद्रीकरण होता है सत्ता का। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जहां शक्तियां केंद्र सरकार से लेकर राज्य और स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं। राज्य और स्थानीय सरकारें अपने अपने शासन स्तर पर कार्य करने के लिए जो उन्हें शक्तियां दी गई है, वो बात यहाँ आती है सत्ता का विकेंद्रीकरण। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसमें क्या कहता है कि यहाँ हम दो देशों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ ऐसी दो घटनाएं हैं जो सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित है, कि एक देश तो क्या करता है कि जैसे शक्तियां हैं सौंप देता है, और एक देश सारी शक्तियां हैं किसी एक ही सरकार के पास रहेंगी, या फिर एक ही तरह के लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, एक ही धर्म के लोगों को, एक ही समुदाय के लोगों को। तो इन दो देशों के बीच की स्थिति को समझने की कोशिश करना कि क्या होगा, और फिर भारत की स्थिति को तुम अपने आराम से समझ जाओगे कि भारत की स्थिति कैसी है। तो वो बातें यहाँ पे हैं। आगे फिर हम बात करते हैं, वही देश हैं दो जिनका जिक्र ऊपर किया गया था, बेल्जियम और श्रीलंका। इन दो देशों की जातीय बनावट के विषय में यहाँ बात होगी। जातीय आधार पर या धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर जिस तरह ये विभाजित हैं देश, उनके विषय में बात की जाएगी। और यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन की ज़्यादा संभावनाएं यहाँ रहती हैं। जहाँ बात करें तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। तो बेल्जियम है किस महाद्वीप का जो देश रहा है उसके विषय में बात आती है। बेल्जियम है यूरोप का एक छोटा सा देश है यहाँ पे, वो बात यहाँ पे आती है। और इसकी आबादी लगभग क्या है, जो हमारे हरियाणा की बात करें 3 करोड़ के लगभग है, तो ये उसकी आबादी रहती है। और इस देश की जो सीमाएं हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, तो इन देशों के साथ है इसकी लगती है।
लक्समबर्ग की बात आती है तो इन देशों के साथ है। और हरियाणा की आबादी से भी करीब आधी, अगर 3 करोड़ हमारी कही है तो कितनी है, 1.5 करोड़ आबादी है। तो एक देश है जो ऐसा जिसकी 1.5 करोड़ आबादी के तौर पे है। तो एक छोटे से देश में समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। ये जातीय बनावट की बात आती है तो एक साझा संस्कृति के लोग हैं। हमारे देश में भी अलग अलग धर्म और संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन क्या है, वो मानते हैं कि हम सब जो क्या है, हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो सभी जो क्या है एक जैसे थे। तो उस तरह के मानने वाले लोग यहाँ पे हैं। उनके विषय में बात की गई है कि उनकी शारीरिक और बनावट और सांस्कृतिक जो विशेषताएं जो क्या है एक जैसी रही है। हाँ, हो सकता है कि वो अलग अलग देशों में रहते हों, अलग अलग उनके राष्ट्र हों, या फिर अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हों, ऐसी बात यहाँ रखी गई है। तो देश की कुल आबादी जो जातीय बनावट, देश की कुल आबादी जो 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात आती है कि 59% हिस्सा है वो किस इलाके में रहता है, फ्लेमिश इलाके में। और वह कौन सी भाषा बोलता है, डच भाषा। और शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। तो वेलोनिया के विषय में बात की गई है। तो वो बात यहाँ पे फ्लेमिश इलाका आपका ये है, और वेलोनिया की बात है ये आपका वेलोनिया इलाका है जो बात की गई है। और जहाँ 1% जो जर्मन भाषी हैं वो कहाँ पे, वो वेलोनिया क्षेत्र में ही है जो बात की गई है। और ये फ्रेंच भाषी लोग हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं, लेकिन इन्होंने बताया नहीं कि वो जर्मन कहाँ रहते हैं। वो जर्मन कहाँ रहते हैं, वेलोनिया में ही रहते हैं। 1% जो लोग हैं यहाँ पे मैप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। मैप में ये बेल्जियम का जो क्या है मैप दर्शाया गया है नीचे, तो वो बात इसकी है। और राजधानी का स्वरूप यहाँ कुछ और है। राजधानी, शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स है जो यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी है। मैं आपको बता दूं कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या है, ब्रुसेल्स है में है। और बेल्जियम की राजधानी है वो, जहाँ पे यूरोपीय देश हैं उन सब का मुख्यालय वहाँ पे है। तो बेल्जियम में 80% लोग फ्रेंच और 20% लोग क्या है डच भाषा बोलते हैं। अब यहाँ अपोजिट है कुछ कि 59% तो हमने देखे कि डच बोलते हैं पूरे देश में, लेकिन राजधानी के अंदर सिर्फ 20% है वो। और जो फ्रेंच बोलते हैं देश में 40% है, तो अकेली राजधानी में 80% भाषी लोग हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध हैं। जो कम संख्या में हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे जो फ्रेंच हैं जो बोलने वाले लोग हैं, तो क्या है तुलनात्मक रूप से समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग को स्थिति से नाराज़गी थी। जैसे हमारे देश में अल्पसंख्यक लोग रहे हैं, उन्होंने कुछ नाराज़गियाँ दर्शाई हैं कि जो जिस तरह उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, तो उसके लिए संविधान में कुछ प्रावधान है वो करने पड़े। तो 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच दो बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। तो इन्हीं बातों को लेकर कि उन्हें विशेषाधिकार नहीं है, सारे अधिकार किन्हें दिए गए हैं, सारे के सारे अधिकार है डच भाषी लोगों को दिए गए। इस वजह से तो दोनों का टकराव ज़्यादा हमें राजधानी में देखने को मिला है यहाँ पे। उसके बाद स्थिति ये थी बेल्जियम की जातीय बनावट। 2 या 3 नंबर की क्वेश्चन की बात आती है यहाँ पे, तो जातीय बनावट क्या रही है। उसके बाद हम श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका है, बेल्जियम की जहाँ बात करूँ तो 1930 में जो कहीं आज़ाद होता है। और श्रीलंका की जहाँ बात की जाए तो वो 1948 में जो क्या है आज़ाद होता है। यहाँ पे 1948 में श्रीलंका की आज़ादी की बात आती है। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश किसे कहते हैं, जो चारों ओर क्या है पानी से घिरा होता है, तो वो द्वीपीय देश कहलाता है। भारत एक प्रायद्वीप है जो 3 और जो क्या है पानी से घिरा हुआ है, एक भाग स्थल से घिरा हुआ है। तमिलनाडु के तट के जो उस तरफ से हमारे नज़दीक पड़ता है। और करीब 2 करोड़ है
यानी कि हरियाणा के बराबर। हरियाणा की तो लगभग 3 करोड़ के आसपास है। दक्षिणी एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। तो दक्षिणी एशिया का भाग है यहाँ पे ये। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सेहलियों का है। सेहली क्या है? वहाँ की भाषा है। तो सेहली भाषा को बोलने वाले लोग जो क्या है वहाँ ज़्यादा हैं। तो कितने % जो लोग हैं वो सेहली भाषी लोगों की बात आती है, तो है वो आपकी 74% जो क्या है सेहली भाषा बोलने वाले लोग हैं। उसके बाद है तमिल हैं। और ये तमिल कौन से हैं? ये भारतीय तमिल हैं जो श्रीलंका में ले जाए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा काम करने के लिए, जो गुलाम बनाकर उन्हें ले जाया गया था। तो ये भारतीय तमिल हैं जो वहाँ क्या है 18% उनकी आबादी है। एक श्रीलंकाई तमिल समूह के लोग हैं और दूसरा भारतीय तमिल है। यहाँ पे उस 18 में से भारतीय जो तमिलों की बात आती है, मूल श्रीलंकाई तमिल है, वो 13% है। और भारतीय फिर आप सोच सकते हो कि कितने हैं, 5% जो क्या है वो यहाँ पे हैं। तो श्रीलंकाई नक्शे पे आप देख सकते हो, यहाँ नीचे नक्शा दिखाया गया है कि जो तमिल भाषी लोगों के कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी के ईसाइयों का भी 7% है कि 7% जो क्या है जो ईसाई भी रहते हैं वहाँ पे। 74% है आपके जो सेली हैं, 13% हैं आपके जो तमिल हैं, 7% है जो आपके जो क्या है वहाँ पे जो ईसाई हैं। और दोनों भाषाएं बोलते हैं, सेहली भी और तमिल भी। ये बातें यहाँ पे दी गई हैं। तो ये दोनों की जातीय बनावट आपने देखी है और दोनों में लोगों को अपने अधिकारों को लेकर जो क्या है विरोध है, हमें वो देखने को मिलेगा। अब हम श्रीलंका की स्थिति को पढ़ते हैं। यहाँ पे बात की थी श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था, जो यहाँ बात की गई है 1948 में। तो सेली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर सरकार का प्रभुत्व जमाया, क्योंकि ज़्यादा कौन से सेली थे जो 74% थे, उन्होंने प्रभुत्व जमाया। और जिसकी वजह से वो लोकतंत्र में सेली भाषा को उन्होंने जो क्या है प्रभुता जो क्या प्रदान किया है। और बहुसंख्यकवाद की बात आती है, आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी यहाँ पे कि जो भी बात बोले वेद खोले शब्द दिए गए हैं हिंदी में। हिस्ट्री में तो हमने नए शब्द देखे थे। यहाँ पे जो ये पॉइंट होंगे, ये कंटेंट होंगे, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होंगे। यहाँ से भी आपको इस बात को समझना होगा। आप इन्हें इग्नोर नहीं करोगे, आप अपनी कॉपी में इन्हें राइट करोगे और इन्हें याद करोगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन यही बनते हैं, यहाँ से ज़्यादा बनेंगे। इनको तो जो मैं पॉइंट को यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये तो हम एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तब भी एक्सप्लेन हो जाएंगे। वहाँ तो ये सन तब भी आ जाएंगी, ये आंकड़े तब भी वहाँ मेंशन हो जाएंगे, लिखे जाएंगे। लेकिन इन शब्दों को वहाँ कैसे एक्सप्लेन करोगे जो यहाँ दिए गए हैं। बहुसंख्यकवाद है, जैसे हम बात करते हैं इन भारत में बहुसंख्यक कौन है? हिंदू हैं। मतलब किसी एक समुदाय और धर्म के जो ज़्यादा लोग होते हैं, जहाँ पे कोई भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, जैसे भाषा की बात करें तो हिंदी है। तो ये बातें यहाँ की गई है कि कोई समुदाय है बहुसंख्यक है, ज़्यादा संख्या में है, अपने मन चाहे ढंग से वो शासन कर सकता है, अल्पसंख्यकों का वो शोषण कर सकता है, उन्हें दबा सकता है, अधिकारों से वंचित कर सकता है। वो बातें यहाँ पे है बहुसंख्यकवाद के तौर पे वो बातें रखी गई हैं। तो उन्होंने 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिलों को दरकिनार करके सेली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। अब यहाँ पे आती है कि तमिलों की नाराज़गी के क्या कारण हैं। तो ये तमिलों की नाराज़गी के कारण है कि सेली भाषा को राजभाषा बनाया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सेलियों को प्राथमिकता देने की नीति बनाई गई। दूसरा पॉइंट, नए संविधान में प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। तो ये बातें की गई, तो जिसकी वजह से तमिल है वो नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें अपने बेगानेपन का एहसास होता है। तो बौद्ध धर्मावलंबी सेलियों का नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति